दोस्तों, चकवा प्रेत शायद आपने कभी ना कभी इसके बारे में अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा कि आखिर चकवा प्रेत होता क्या है और ये कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है। तो आज का एक रियल इंसिडेंट मेरे पास आया है और ये रियल इंसिडेंट है बिहार समस्तीपुर के रहने वाले अतुल यादव जी का। दरअसल ये घटना साल 1996 में इनके पूरे परिवार के साथ घटी थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इनके परिवार के साथ क्या हुआ था। और अतुल यादव जी ने जो कहानी मेरे साथ शेयर की है उसे मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो हेडफोन लगा लीजिए और चलिए बढ़ते हैं आज की इस डरावनी कहानी की ओर। खैर, मैं हूँ केपी चौधरी और आप सुन रहे हैं बैक हॉरर। तो दोस्तों, ये घटना है साल 1996 की। उस समय पर अतुल जी पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन इनका जो परिवार था वो परिवार समस्तीपुर की एक छोटी सी जगह पर रहा करता था। और उस टाइम पर जो इनका परिवार था वो काफ़ी बड़ा था। मतलब परिवार में यही कोई 15 से 16 जन थे और वो लोग एक छोटे से घर के अंदर रहा करते थे। और उस टाइम पर जो इनका घर था वो घर भी काफ़ी छोटा हुआ करता था। उस टाइम पर ज़्यादातर घर मिट्टी के ही बने होते थे, तो इनका घर भी मिट्टी का ही था। अब इतना बड़ा परिवार और छोटा सा घर, तो इनके जो दादाजी थे उन्होंने सोची कि क्यों ना इनके जो खेत हैं, दरअसल इनके खेत गांव से यही कोई 4-5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वो एक जंगली इलाका था। मतलब जंगल था जहाँ पे खेतीबाड़ी किया करते थे। अब इनके जो घर वाले हैं वो सोचते हैं कि नई ज़मीन तो हम खरीद नहीं पाएंगे, तो क्यों ना जो हमारे खेत हैं वहीं पर अपना मकान बना लिया जाए। और आखिरकार जो अतुल के दादाजी थे वो और इनके पिताजी मिलकर ये योजना बनाते हैं कि खेतों पर घर बनाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके जो दादाजी थे उनके 4 बेटे थे। मतलब अतुल के जो पिताजी हैं वो बड़े ही बड़े थे और इनके छोटे 3 और भाई थे। तो जब उनकी शादी होगी तो जो इनका घर है वो काफ़ी छोटा रह जाएगा और पहले ही परिवार काफ़ी बड़ा है, तो इन्होंने सोचा कि खेतों पर ही मकान बना लिया जाए। इसके बाद कुछ लोग गाँव में रहा करेंगे और कुछ लोग खेतों पर। इस तरह से जो इनका परिवार है वो भी बड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहेगी। तो ये खेतों पर घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पंडित जी को बुलाया जाता है, लेकिन जो गांव के पंडित जी थे वो साफ साफ इनके दादाजी को बताते हैं कि अभी इस टाइम पर आपकी जो कुंडली है उस कुंडली के अंदर मकान बनाने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। और वैसे भी आपका जो खेत है उसकी जो दिशा है उस दिशा में भी आपको मकान बनाना नहीं चाहिए। जब ये दादाजी उन पंडित जी की बात सुनते हैं तो दादाजी बोलते हैं कि हमें तो मकान अभी बनाना है और कैसे भी करके हमें मकान बनाना ही है, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और जो छोटा वाला घर है हमारा गांव में उसमें हमारा गुजारा ठीक ठाक हो नहीं पाएगा। तो हम मकान बनाने के लिए तैयार हैं, आप बस कोई मुहूर्त बता दीजिए। तब पंडित जी इनके दादाजी से कहते हैं कि मुहूर्त निकल तो आएगा, लेकिन उसमें पूजा पाठ करनी पड़ेगी और आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको आपके हिसाब से बिठाना पड़ेगा, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। तो इनके दादाजी खर्चे के बारे में पूछते हैं और जो पंडित जी हैं वो इतना बड़ा अमाउंट बता देते हैं कि जिससे इनका जो घर है वो लगभग आधा कंप्लीट हो जाता। तो दादाजी बोलते हैं चलो हटाओ यार, कौन पूजा पाठ करवाएगा, सीधा मकान बनाने की शुरुआत करते हैं। और इनके जो दादाजी हैं वो बिना पंडित जी से पूछे ही अगले दिन खेत में जाते हैं और इनके जो बेटे थे, मतलब 4-5 जो बेटे थे इनके, उनको बोलते हैं कि तुम नींव खोदना स्टार्ट कर दो। और इनके जो पिताजी हैं और इनके चाचा जी हैं वो मिलकर खेत के अंदर नींव खोदना शुरू कर देते हैं। जब पंडित जी को ये बात पता चलती है तो पंडित जी गांव से आते हैं इनके खेतों की तरफ और इनके दादाजी से बोलते हैं कि देखो तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो गांव के पंडित जी थे उन्होंने इनके दादाजी को काफ़ी अच्छे से समझाया भी था, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी दादाजी माने नहीं। अब मैं आपको यहाँ से दादाजी का नाम बता देता हूँ, क्योंकि कहानी में आगे जो दादाजी हैं वो मेन कैरेक्टर में आने वाले हैं। तो दादाजी का नाम था रघुवीर। तो जो रघुवीर जी थे वो मानते नहीं हैं, वो पंडित जी को बोलते हैं कि मुझे तो घर बनवाना है और वो नींव खुदवाना भी स्टार्ट कर देते हैं। और जब दादाजी नहीं मानते हैं तो पंडित जी दादाजी से कहते हैं कि अगर तुम्हें घर बनवाना ही है तो बनवा लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि ये जो तुम्हारी जगह है इस जगह के आसपास काफ़ी सारे भूत प्रेतों का निवास है। ये जगह अशुभ नक्षत्र में भी है और अशुभ दिशा में भी। इस जगह पर खेती तो की जा सकती है लेकिन मकान नहीं बन सकता। अगर तुम्हें यहाँ पर मकान बनवाना ही है तो याद रखना कि अब से लेकर जब तक ये मकान बन ना जाए
मतलब तुम्हारा गृह प्रवेश इस मकान के अंदर ना हो जाए, तब तक तुम में से किसी ना किसी को रात के समय इस जगह पर रुकना ही पड़ेगा। कोई भी रात ऐसी नहीं जानी चाहिए जब रात के समय में कोई इंसान इस जगह पर मौजूद ना हो। याद रखना कि तुम्हारे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा, मतलब दिन में भी और रात में भी, इस जगह पर होना ही चाहिए। पंडित जी के इतना बोलने पर जो रघुवीर जी थे, यानी कि अतुल के दादाजी, वो पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो। और तब जाकर पंडित जी दादाजी को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर जो दादाजी हैं उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल पंडित जी बताते हैं कि ये जो तुम्हारा खेत है, इस खेत के आसपास एक चकवा प्रेत घूमता है। चकवा प्रेत का नाम सुनकर जो दादाजी हैं वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर ये चकवा प्रेत होता क्या है और ये यहाँ पर क्यों घूमता है। तब पंडित जी बोलते हैं कि चकवा प्रेत का एक इलाका होता है और कई सालों से ये जो चकवा प्रेत है ये हमारे गांव के आसपास ही रहता है, और खासकर तुम्हारे जो ये खेत हैं इनके आसपास। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों से अब तक उसकी भिड़ंत भी हुई है। और याद रखना कि यहाँ पर तुम जो मकान बना रहे हो वो मकान उसके इलाके में बन रहा है, उसकी जगह के अंदर बन रहा है, और वो इस मकान पर अपना कब्जा जरूर करना चाहेगा। इसके लिए हो सकता है कि वो तुम्हारे घर में से किसी न किसी की जान भी ले ले। और अगर यहाँ पर एक रात ऐसी गुजरी जब इस मकान में कोई इंसान मौजूद नहीं हुआ, तो उसी रात वो जो चकवा प्रेत है वो घर के किसी न किसी कोने में अपना निवास स्थान बना लेगा और हमेशा हमेशा के लिए ये जो घर है ये घर उसका हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो लोग रहने आएंगे, यानी कि आपका परिवार, वो कभी भी सुख और शांति से नहीं रह सकता। उसके ऊपर हमेशा वो प्रेत अपना कब्जा दिखाता रहेगा। जब दादाजी ने पंडित जी की ये बात सुनी तो दादाजी हैरान हो गए। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि आखिर इसका उपाय क्या है। तब पंडित जी ने दादाजी से कहा कि इसका और कोई उपाय नहीं है। आपको जब तक ये मकान पूरा बन ना जाए तब तक रात के समय किसी ना किसी इंसान को यहाँ पर रहना जरूरी है। और याद रखना कि मैंने सुना है जो चकवा प्रेत होता है वो इंसानों को मौत के घाट भी उतार सकता है, लेकिन चकवा प्रेत की एक खासियत है, ये कभी भी शराब पिए हुए इंसान पर हमला नहीं करता, उसे टच नहीं करता। अगर तुम लोग शराब पीकर यहाँ पर रुकोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी जान बची रहे, लेकिन चकवा के मायाजाल से दूर रहना, क्योंकि ये चकवा भले ही तुम पर हमला नहीं कर पाएगा लेकिन तुम्हें अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। ये कभी किसी जानवर का रूप बनाकर तुम्हारे घर के आसपास आने की कोशिश करेगा, तो कभी तुम्हारे ही घर के किसी इंसान का रूप बदल कर आएगा। इससे हमेशा सावधान रहना, क्योंकि अगर एक बार तुम इसके मायाजाल में फंस गए तो फिर ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मतलब जो इसके मायाजाल में फंसा समझो वो गया। जब पंडित जी के मुंह से जो दादाजी हैं उन्होंने ये बात सुनी तो उनके शरीर में कपकपी सी छूटने लगी, क्योंकि उन्हें पहले ये पता नहीं था कि इतनी बड़ी समस्या भी हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने ईंट पत्थर मंगा लिए थे और नीम खुदने का काम भी शुरू हो चुका था, तो वो काम को ऐसे बीच में छोड़ भी नहीं सकते थे। और इसलिए दादाजी ने यह फैसला किया कि मैं इस चकवा के बारे में अपने पूरे परिवार को बता दूंगा, ताकि परिवार का कोई भी व्यक्ति इसके जाल में ना फंसे। और जब तक हमारा ये मकान बन नहीं जाता तब तक मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों ही रात के समय में यहाँ रुकने के लिए आया करेंगे, ताकि ये जो चकवा प्रेत है ये हमारे परिवार के किसी और व्यक्ति का रूप बदलकर हमें अपने जाल में ना फंसा सके। और इसके बाद दादाजी अपने पूरे परिवार को ये बात बता देते हैं, अपने चारों बेटों को ये बात बता देते हैं। और इसके बाद ये फैसला किया जाता है कि रात के समय में यहाँ पर रुकने के लिए खुद रघुवीर जी यानी कि अतुल के दादाजी और अतुल के पिताजी जाया करेंगे। इसके अलावा घर का कोई भी सदस्य रात के समय में अपने खेतों पर यानी कि उस नए मकान के आसपास तक नहीं आएगा। ये सब कुछ डिसाइड होने के बाद जो अतुल के दादाजी और पिताजी थे उन्होंने उस नए मकान की जगह पर शाम के समय में ही 2 चारपाई बिछा ली। और जब रात होने वाली थी तो वो अपने गांव गए, खाना खाकर आए और शाम के समय में चारपाई पर आकर लेट गए। और जैसे ही रात हुई तो अतुल के दादाजी और पिताजी ये दोनों इंतजार कर रहे थे कि क्या यहाँ पर कोई अजीबोगरीब हरकत होती है या नहीं, ये हमें देखना चाहिए। और उस रात जब वो रात में सोए हुए थे तब अचानक से अतुल के दादाजी की आंखें खुलती हैं
दरअसल उन्हें एक अजीबोगरीब आवाज आती है और दादाजी बताते हैं कि ये आवाज ऐसी थी कि मानो काफी सारे लोग वहां से गुजर कर गए हों, यानी कि अभी अभी निकल कर गए हों। मतलब उनके चलने की साफ साफ आवाजें उन्हें सुनाई दी थी। लेकिन जब उन्होंने उठकर देखा तो वहां पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। वो समय गर्मियों का समय था और इसलिए साफ साफ दिखाई दे रहा था। चांदनी रात खिली हुई थी। इसके बाद जो दादाजी हैं उन्होंने अपने बेटे को उठाया नहीं, क्योंकि जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्हें लगा कि शायद ये उनके मन का वहम होगा, क्योंकि पंडित जी ने अभी अभी जो कुछ बताया है उसको जानने के बाद मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया है और हो सकता है इसी डर के कारण ये सब हो रहा हो। और फिर दादाजी आराम से सो गए। उस रात कुछ भी हुआ नहीं और फिर अगली रात भी दादाजी और उनका बेटा यानी कि अतुल के पिताजी ये दोनों वहीं पर रुके। इन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छे से रात गुजारी। अब वहाँ पर पूरी जगह पर जो नीम थी उसकी खुदाई का काम हो चुका था और अब काम था नीम की भराई का, यानी कि जो बेलदार और मिस्त्री थे वो नीम के अंदर पत्थर और सीमेंट बजरी डाले जा रहे थे ताकि नीम को अच्छे से भरा जा सके, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इस जगह पर मकान की चिनाई का काम स्टार्ट होने वाला था। और अब तक लगभग 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन चौथी रात जो घटना हुई उस घटना को दादाजी आज तक भूले नहीं हैं। और जब उन्होंने ये घटना अतुल जी को सुनाई थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। और जब ये घटना मैंने अतुल जी से सुनी तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो भी सकता है इसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। दरअसल हुआ ये था कि चौथी रात शाम का समय था और शाम के समय जो अतुल के पिताजी थे वो वहीं पर रुके हुए थे, यानी कि खेत पर। और दादाजी शाम के समय में ही गांव आ गए थे ताकि वो आराम से खाना पीना खाएं और अपने बेटे के लिए खाना लेकर खेत पर पहुंच जाएं, क्योंकि उन्हें रात वहीं पर बितानी थी। उस समय पर दादाजी के पास एक साइकिल हुआ करती थी जिस पर बैठकर वो उधर से गांव आए थे और इधर से उन्हें अपने खेत पर जाना था। लेकिन उस दिन खाना बनने में थोड़ा सा समय लग गया और दादाजी अपनी पत्नी से कहे जा रहे, यानी कि दादी जी से, कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे खाना खाकर और खाना लेकर अपने खेत तक भी पहुंचना है। लेकिन खाना बनने में थोड़ी देर हो ही गई थी। इसके बाद दादाजी ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अगर वो खाना खाते तो और भी लेट हो जाते और उन्हें जल्दी खेत तक पहुंचना था, तकरीबन रात होने से पहले। लेकिन रात तो हो ही चुकी थी। तो दादाजी ने अपना और अपने बेटे का खाना एक टिफिन के अंदर पैक किया और खाना लेकर अपनी साइकिल पर बैठकर खेत के लिए निकल गए। लेकिन जब वो निकलने वाले थे तो उन्होंने देखा कि रात पहले ही हो चुकी है और खेत तक जाने में चकवा प्रेत का खतरा है। तो उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई और उन्होंने पहले शराब पी और शराब पीकर वो साइकिल चलाने लगे और इसके बाद वो निकल गए अपने खेत की तरफ। दरअसल खेत ज़्यादा दूर नहीं थे, तो दादाजी को खेत तक पहुंचने में यही कोई 15 से 20 मिनट लगने वाले थे। दादाजी आराम से साइकिल चलाते चलाते खेत की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी अचानक से उनको एक आवाज़ आई, रघुवीर, ओ रघुवीर, रुक जा, कहाँ जा रहा है? बहुत रात हो गई है, इतनी रात को कहाँ घूम रहा है? दादाजी ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी तो दादाजी रुककर पीछे देखने ही वाले थे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद गांव का कोई व्यक्ति है जो कि उन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहा है। लेकिन जब वो पीछे की तरफ मुड़ने ही वाले थे तो उन्हें पंडित जी की बात याद आई। उन्हें याद आया चकवा भूत के बारे में, और जैसे ही उनके दिमाग में चकवा भूत की बात आई तो वो अचानक पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गए, क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है ये चकवा भूत हो जो कि उन्हें अपने मायाजाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद दादाजी फिर से साइकिल चलाने लग गए और वो आगे की तरफ बढ़े जा रहे। इसके बाद उन्हें कुछ आवाज़ नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2 से 3 मिनट तक साइकिल चलाई तो फिर अचानक से उन्हें पीछे से आवाज़ आई, रघुवीर, ओ रघुवीर, रात बहुत हो गई है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? जैसे ही दादाजी को दूसरी बार आवाज़ आई तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि हो ना हो ये जरूर चकवा प्रेत ही है, क्योंकि कोई भी गांव का इंसान ऐसे रात के समय में आवाज़ नहीं लगा सकता। इसके बाद दादाजी ने तेज़ तेज़ साइकिल चलाना शुरू कर दिया और वो काफ़ी तेज़ी से साइकिल चलाकर अपने खेत की तरफ जाना चाहते थे। लेकिन तभी उन्हें अचानक से अपने बेटे की, यानी कि अतुल के पिताजी की आवाज़ आई,
अरे दादा रुको, मुझे भी साथ चलना है, बहुत भूख लगी है। आज आपने खाना लाने में बहुत देर कर दी। रुक जाओ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब दादाजी ने ये आवाज़ सुनी तो उनको लगा कि उनका बेटा शायद गांव में चला गया होगा, क्योंकि आज उन्हें खाना लाने में वाकई में देर हो गई है और वो पीछे से आवाज़ लगा रहा है। तो मैं उसे साइकिल पर बिठाकर खेत की तरफ लेकर ही चलता हूँ। लेकिन जैसे ही दादाजी साइकिल रोकने ही वाले थे तो अचानक से उन्हें एक बात याद आई कि कहीं ये चकवा तो नहीं, जो कि मेरे बेटे के रूप में और उसकी आवाज़ में मुझे आवाज़ लगा रहा है। इसके बाद दादाजी वहीं पर खड़े हो गए। उन्हें लगा कि अगर मेरा बेटा होगा तो पीछे से भागकर आगे आ जाएगा और फिर मैं उसे बिठाकर खेत की तरफ चल दूंगा। लेकिन काफ़ी देर तक खड़े रहने के बावजूद भी जो उनका बेटा था, यानी कि अतुल के पिताजी, वो आगे आए ही नहीं और उन्हें आवाज़ आ रही, पिताजी पीछे मुड़कर देखो, इस चकवा प्रेत ने मुझे पकड़ लिया है। ये चकवा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा पिताजी, पीछे मुड़कर देखो, बचाओ पिताजी, पिताजी इसने मुझे पकड़ रखा है, आप पीछे क्यों नहीं देख रहे, मुझे बचाओ। अपने बेटे की ऐसी डरी हुई आवाज़ें सुनकर जो दादाजी थे उनको शक होने लगा कि जरूर ये चकवा प्रेत है, क्योंकि वो आवाज़ें बिल्कुल उनके कान के पीछे से आ रही थीं और ये आवाज़ें सुनकर वो समझ चुके थे कि ये चकवा प्रेत ही है जो कि उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो दादाजी थे, दादाजी साइकिल पर बैठे और खेत की तरफ चलने लगे। लेकिन अचानक से उनकी जो साइकिल थी वो साइकिल एकदम से भारी हो गई, ऐसे जैसे उनके पीछे वाले कैरियर पर कोई आकर बैठ गया हो। जब दादाजी को ये लगने लगा कि जरूर उनके पीछे यानी कि साइकिल पर कोई और भी बैठा हुआ है, तो दादाजी उस समय पर काफ़ी ज़्यादा डर गए। हालांकि उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्हें शराब का थोड़ा थोड़ा नशा भी होने लगा था। लेकिन दादाजी बताते हैं कि उस शराब के नशे में भी उनके अंदर का जो डर था, वो डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें पसीने छूटे जा रहे और उन्होंने तेज़ तेज़ पैडल मारना शुरू कर दिया। लेकिन पैडल थे कि लग ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मानो पीछे काफ़ी सारा वजन आ गया है और काफ़ी सारे लोग पीछे से जो साइकिल है उसे पकड़कर खींच रहे हैं। दादाजी पैडल मारने की कोशिश किए जा रहे, लेकिन पैडल लग नहीं पा रहे। इसके बाद जो दादाजी हैं वो अपनी पूरी ताकत से पैडल लगाए जा रहे, लेकिन जब पैडल नहीं लगे तो अचानक से उनका जो पैर था वो पैडल से नीचे फिसल गया और फिर जो साइकिल थी वो साइकिल ज़मीन पर गिर पड़ी और उनको काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। उनके हाथ पैर छिल गए थे। इसके बाद जो दादाजी हैं उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया और जैसे ही अतुल के दादाजी पीछे मुड़कर देखे तो उन्हें दिखाई दिया कि उनके पीछे एक काली सी परछाई खड़ी हुई थी। वो परछाई हाइट में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, यही कोई 16 से 17 फीट के आसपास की। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था तो वो परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई और उस परछाई के गायब होते ही दादाजी को काफ़ी तेज किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर दादाजी काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि उन्हें अब ये समझ आ चुका था कि वो चकवा के माया जाल में फंस चुके हैं। और उन्हें फिर याद आया कि उन्होंने शराब पी रखी है और शायद इसीलिए अभी तक वो जिंदा हैं, क्योंकि चकवा प्रेत की एक कमजोरी होती है कि वो शराब पी हुए इंसान को छूता नहीं है और ना ही उसे मारता है। उसे अपने भ्रम में फंसाने की कोशिश करता है, उसे किसी ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसकी किसी न किसी कारण से मौत हो जाए, या फिर उसे बेवकूफ़ बनाकर किसी ऐसी उलझन में डाल देता है कि वो इंसान डर डर कर ही मर जाता है। उसे अजीबोगरीब चीज़ें, अजीबोगरीब परछाइयाँ दिखाई देने लगती हैं और डर के मारे वो इंसान बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जैसे ही उसके शराब का नशा उतरता है तो चकवा प्रेत उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन दादाजी के साथ एक अच्छी चीज़ ये थी कि इतना डरने के बाद भी अभी तक वो बेहोश नहीं हुए थे, क्योंकि चकवा प्रेत ने उन्हें डराने की काफ़ी कोशिश की थी ताकि डर के मारे वो बेहोश हो जाएं। लेकिन दादाजी बेहोश हुए नहीं और फिर दादाजी ने अपनी साइकिल उठाई और वो लड़खड़ाकर साइकिल चलाते चलाते अपने खेत पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दादाजी खेत पर पहुंचे तो उन्हें दिखाई दिया कि उनका जो बेटा था, यानी कि अतुल के पिताजी, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और डर कर वो एक जगह पर बैठे हुए थे
और उन्हें देखते ही दादाजी समझ चुके थे कि दरअसल जो आज उनके साथ हुआ है शायद वही उनके बेटे के साथ भी हुआ होगा। जरूर उस चकवा प्रेत ने उन्हें भी डराने की कोशिश की होगी। इसके बाद दादाजी अतुल के पिताजी के पास पहुंचे और फिर उनसे पूछने लगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। तब अतुल के पिताजी ने बताया कि दरअसल अभी कुछ देर पहले ही वो चकवा भूत आपका रूप बदलकर मेरे पास आया था, और जब वो मेरे पास आया तो मुझसे कहने लगा कि बेटा मैं तेरे लिए खाना लेकर आ रहा था, और रास्ते में मेरी साइकिल गिर गई और मेरी साइकिल के पीछे कैरियल पर जो खाना रखा हुआ था वो खाना न जाने कहां पर गिर गया। चलो चलकर उस खाने को ढूंढते हैं, और जैसे ही खाना मिल जाएगा तो हम दोनों मिलकर फिर उस खाने को खाएंगे। मैंने भी तुम्हारे चक्कर में आज खाना नहीं खाया है। दोनों बाप बेटा साथ में मिलकर ही खाना खाएंगे। और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन जब मैं उसके पीछे पीछे जा ही रहा था तो यहाँ पर जो पत्थर पड़े हुए हैं इन पत्थरों से वो प्रेत आर पार निकल गया। और जब मैंने देखा कि उसके पैर किसी भी पत्थर से टकरा नहीं रहे हैं तो मैं देखकर ही समझ गया कि ये मेरे पिताजी यानी कि आप नहीं हो, बल्कि वो चकवा प्रेत है। और क्योंकि मैंने शराब पी रखी थी तो वो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था, और इसीलिए वो मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर जाना चाहता था ताकि वो मुझे अपने माया जाल में फंसा सके। और अपने जाल में फंसाने के बाद जैसे ही मेरी शराब का नशा उतरता तो वो मुझे मौत के घाट उतार देता। जब दादाजी ने मेरे पिताजी के मुंह से ये बात सुनी तो दादाजी ने पिताजी को गले लगा लिया और फिर दोनों ही रोने लगे। फिर दादाजी ने भी अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में पिताजी को बताया। फिर दोनों ने शराब की एक एक घूंट और ली और फिर दोनों आराम से चारपाई पर लेट गए। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। रात के समय में मेरे दादाजी और पिताजी दोनों घर पर रखवाली करने के लिए जाते और धीरे धीरे करके मकान भी बनने लगा था। मकान में कमरे तक बन गए थे, लेकिन अभी मकान का प्लास्टर नहीं हुआ था और मकान के अंदर गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। ऐसी ही एक रात जब मेरे दादाजी और मेरे पिताजी बने हुए मकान के अंदर सोए हुए थे तो अचानक घर के बाहर से आवाज़ आती है। ये आवाज़ मेरे छोटे वाले चाचा की थी, जो कि मेरे पिताजी और दादाजी को कह रहे थे कि गांव के अंदर आग लग चुकी है और उस आग में उनका भी घर झुलस चुका है। तुम जल्दी चलो, हम सब लोग मिलकर आग बुझा रहे हैं और तुम्हें भी आग बुझाने में हमारी मदद करनी चाहिए। जैसे ही ये बात मेरे दादाजी और पिताजी ने सुनी तो उनसे उस घर के अंदर रुका नहीं गया और वो भागते हुए गांव की तरफ आ गए। दरअसल जब वो भाग रहे थे तो जो मेरे चाचा जी थे यानी कि वो चकवा प्रेत जो कि चाचा जी के भेष में था, वो भी काफ़ी तेज़ी से उन दोनों के आगे आगे भागे जा रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा गांव आया और दादाजी और पिताजी को दिखाई दिया कि गांव के अंदर तो कोई भी आग नहीं लगी हुई है, तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि जो उनके आगे आगे भाग रहा है वो उनका छोटा बेटा नहीं है, बल्कि ये चकवा प्रेत है। और जैसे ही उनकी समझ में ये बात आई तो अचानक वो प्रेत भी उनके आगे से गायब हो गया। और जैसे ही वो प्रेत गायब हुआ तो दादाजी और पिताजी समझ चुके थे कि आज उनके साथ वो हो चुका है जो कि नहीं होना चाहिए था। मतलब उस नए घर के अंदर गृह प्रवेश करने से पहले ऐसा पहली बार हुआ था कि रात के समय में उस घर में घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, क्योंकि दादाजी और पिताजी ये दोनों तो घर से निकलकर गांव की तरफ आ चुके थे। इसके बाद दादाजी और पिताजी ये दोनों दौड़कर गांव के अंदर ही पहुंच गए और इन्होंने घर वालों और आसपास के लोगों को जगाया। और जैसे ही आसपास के लोग और घर वाले जागे तो उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि मेरे पिताजी और दादाजी के साथ कुछ ना कुछ घटना जरूर घटी है। फिर इसके बाद दादाजी और पिताजी ने साफ साफ बता दिया कि कैसे कैसे वो उस घर से निकलकर गांव तक पहुंचे हैं। और इसके बाद गांव के कुछ लोग मेरे दादाजी और पिताजी के साथ हमारे उस घर तक गए थे जो कि हमने खेतों पर बनवाया था। लेकिन जब रात के समय में मेरे दादाजी और पिताजी के साथ गांव के कुछ लोग उस घर के अंदर प्रवेश किए तो उन्हें उस घर में दिखाई दिया कि घर के अंदर 2 चारपाई रखी हुई थी। वो दोनों ही चारपाई उल्टी पड़ी हुई थी और उन्हें जैसे किसी ने काफ़ी बुरी तरह से तोड़ दिया था।
उनकी टूटी हालत देखकर दादाजी ये समझ चुके थे कि जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, यानी कि चकवा प्रेत इस घर के अंदर अपना कब्जा कर चुका है। और दादाजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उस समय पर उस घर के अंदर गांव के तकरीबन 10 से 12 लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी घर के अंदर से न जाने कहां से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। और इस हंसी की आवाज़ को सुनकर दादाजी पहचान चुके थे कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी चकवा की है। और जैसे ही गांव के लोगों को उस घर के अंदर से हंसने की आवाज़ें आने लगीं तो गांव के लोगों ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा और वो दादाजी और पिताजी को लेकर वापस गांव आ गए। अगली सुबह दादाजी सीधा पंडित जी के घर गए और उन्होंने पंडित जी को सब कुछ बता दिया कि अब तक उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर पंडित जी ने दादाजी से कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी कुंडली के अंदर अभी घर बनवाने का शुभ मुहूर्त नहीं है, तुमने पहले ही घर बनवाकर काफ़ी गलती कर दी है। फिर पंडित जी ने बताया कि कुछ सालों के बाद, तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस घर के अंदर एक पूजा की जाएगी और उस पूजा को करने के बाद इस घर पर जो दोष लगा है, इस घर पर जिस प्रेत आत्मा का कब्जा हुआ है, वो कब्जा वहाँ से हट जाएगा और तुम्हारा घर बिल्कुल साधारण हो जाएगा। मतलब तुम्हारे घर की शुद्धि हो जाएगी और फिर बचा हुआ काम प्रारंभ करना। पंडित जी के इतना कहने पर अगले 2 से 2.5 साल के बाद मेरे दादाजी और पिताजी ने मिलकर उस घर के अंदर शुद्धि का पाठ करवाया और फिर उस घर के अंदर गृह प्रवेश किया गया। इसके बाद अतुल जी बताते हैं कि जो गृह प्रवेश किया गया था उसके तकरीबन 1 से 2 साल के बाद ही उनके पिताजी की शादी हो गई और वो उसी घर के अंदर रहने लगे। लेकिन उनके पिताजी बताते हैं, यानी कि अतुल के पिताजी, कि उन्हें इस घर के अंदर आज भी कोई ना कोई बैठा हुआ नजर आ जाता है। कभी ऐसा लगता है कि मानो इस घर के अंदर कोई हंसे जा रहा हो और कभी कभी इस घर के अंदर से बर्तन हिलने की आवाज़ें और बर्तनों के एकदम से धरती पर गिरने की आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। और अब उस जगह पर और भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, क्योंकि आसपास के जो खेत थे वहाँ पर गांव के लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया है और अब लगातार वहाँ पर घर बनते ही जा रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर वो इलाका जो कि काफ़ी सुनसान हुआ करता था वो घरों से भर चुका है। तो दोस्तों, ये थी अतुल जी की कहानी जो कि इन्होंने मेरे साथ व्हाट्सएप पर शेयर की है। और ये जो घटना है, ये घटना थी साल 1996 की। और अतुल जी बताते हैं कि अब उनकी उम्र 16 साल के करीब हो चुकी है। तो आज की इस कहानी के अंदर बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। खैर, आप सुन रहे थे बैक हॉरर मेरे यानी केपी चौधरी के साथ।